शायद साहब अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो पंजाब हुकूमत की जाने से भी बजट पेश कर दिया गया, सिंध हुकूमत की जाने से भी कर दिया गया। अमीर तबके को मैं अक्सर कहती हूँ कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जो खाते पीते लोग हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अपर मिडिल क्लास लोगों को इतना फ़र्क शायद नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक निचला तबका है जो बेचारे बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी पूरी करते हैं, मजदूर तबके की अगर बात करूँ, उस तबके के हवाले से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? दोनों बजट की बात करें, पंजाब की भी, सिंध की भी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वफाकी बजट था वो पहले ही बेमकसद हो चुका है, बेमानी जी। हो चुका है। और उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं रही कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी। 570 अरब रुपया सूबे फाजिल देंगे, 570 बिलियन सरप्लस हम्म। देंगे सूबे। तो सवाल ये पैदा था, क्या उन्होंने सूबों से बात कर ली थी? क्योंकि जो डिविजिबल पूल से पैसा हम्म। जाता है वो तो उनको पूरा मिलता नहीं है। आप ये कहते हैं कि 570 बिलियन सूबे फाजिल देंगे ताकि हमारा बजट खसारा जो है कंट्रोल में रहे। वफाक का ही बजट है। अब पंजाब जहां उनकी अपनी हुकूमत है, उनका शेयर होता है 50%। इसका मतलब ये है कि पंजाब ने 285 बिलियन रुपीस का जो है वो फाजिल बजट देना था, उन्होंने दिए 125 अरब का। इसका मतलब ये है कि अभी ये माली साल शुरू नहीं हुआ, 165 अरब रुपए का झटका लग गया उसके अंदर। अब आप आइए सिंध की तरफ। सिंध का हिस्सा है 25%, तो उनको देना था कि कम से कम 140 अरब, उन्होंने खसारे का दे दिया 25 अरब के, यानी 160 अरब ये हो गया। तो 325 अरब रुपए का झटका पहले ही लग चुका है, अभी तो नया साल शुरू ही नहीं हुआ है। तो फिर ये इसमें रह क्या गया? दूसरी बात ये थी कि जो कुछ रिलीफ दिया गया है उससे कई गुना अवाम की जेब से वापस निकाल लिया गया है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो मंशूर था तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का, तीन बड़ी पार्टियां, उनके मुकाबले में पंजाब और सिंध ने तालीम और सेहत की मद में जो है 1500 अरब रुपया कम मुख्तस किए हैं। यानी जिस वक्त कोविड-19 भी चल रहा है, 24 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल भी नहीं जा रहे, और तालीम और सेहत का बजट खुद अपने मंशूर के मुकाबले में अगर ये जो है 1500 अरब रुपया कम होता है मुख्तस, 1000 अरब रुपया पंजाब ने कम मुख्तस किया है, 500 अरब रुपया सिंध ने मुख्तस किया है। तो क्या हम चाहते ये हैं कि ये सदी इसी तरह गुजर जाए कि हमारे बच्चे जो हैं स्कूल ना जाएं? जो आईन पाकिस्तान के शिक 25 अलिफ की खिलाफ वर्जी है, जिसमें ये कहा गया है कि 5 साल से 16 साल के उम्र के हर बच्चे को लाजमन मुफ्त तालीम देनी है। तो अगर ये हंगामा आराई से कतई नज़र, अगर ये पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ इस बजट को पास करती हैं जो कानून से मुतसादिम है, जब आवाम को अब तालीम नहीं दे सकते, सेहत नहीं दे सकते, और मैं बिल्कुल आप बता रहा हूँ कि अगले माली साल में कम से कम पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपया फी लीटर मजीद इजाफा होगा। ये जो आज है उससे 20 रुपये लीटर और बनेगा। तो फिर ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, ये कहाँ जाएंगी? क्योंकि उसमें जो तमाशा हम लोग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी रखा है 610 अरब रुपया। ये सीधा सीधा भत्ता है कि आप जो भत्ता ले रहे हैं। किसी ज़माने में इसका नाम था कार्बन टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नाजायज़ है, आप नहीं ले सकते। उन्होंने उसका नाम रख दिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं ले सकते, गैर कानूनी। तो उन्होंने डेवलपमेंट लिखा के पेट्रोलियम लेवी रख दिया ताकि पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन आ जाए। अब पार्लियामेंट उसको अगर पास करता है 610 अरब रुपये, तो ये हो गया। फिर हमारा कानून ये है कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा जीएसटी यहाँ से बढ़ जाता है रुपीस के ऊपर। अगर आलमी हमारे रुपए की कदर गिरती है तो इंपोर्टेड कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये हम नहीं करते कि 1 लीटर पे टैक्स लगा लें, हम तो उसके ऊपर लगाते हैं। तो 610 अरब रुपया प्लस जीएसटी में कई सौ अरब रुपए का इजाफा होगा। ये अवाम के ऊपर जाने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो फिर अगर तालीम का बजट भी नहीं है, सेहत का बजट भी नहीं है, और ये पेट्रोलियम लेवी आपने भत्ता ले लिया। दूसरा ये बिल्कुल बताऊं कि जब के लोग बारात दी जा रही है ताकतवर तबकों को कौमी बचत स्कीमों में, जहां बेवाई भी पैसा लगाती हैं, यतीम भी लगाते हैं, माजूर अफराद भी लगाते हैं, इसमें कई बड़ी जबरदस्त कटौती करती है शरह मुनाफे में। तो आखिर उनके लिए कोविड-19 नहीं आया? एक तरफ जो है महंगाई है, दूसरी तरफ जो वहां पैसा लगा रहे हैं उसकी शरह जबरदस्त कमी कर दी। उसके बाद 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने 7000 अरब रुपया बैंकों में बचत खातों में जमा कराया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानून को तोड़कर, मैं कोट भी कर दूं ताकि किसी को गलत फहमी ना हो, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A और आईन पाकिस्तान के शिक 3 का कीमा बनाकर हमारी स्टेट बैंक ने ये कहा कि फरवरी 2020 में अगर 1 लाख रुपया कोई बैंक में जमा रखता था तो उसको 11,000 रुपये साथ मुनाफा मिलता था। इस 1 साल में उसको 5,500 मिला है। तो आपने 500 अरब रुपया कानून तोड़ के उनसे खींच लिया, तो आपने ले लिया।
तो सवाल ये पैदा, तालीम का बजट आपने कम कर दिया, सेहत का बजट आपने कम कर दिया, और अब आप तरक्याती अखराजात रख रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब टैक्सों की वसूली का हदफ अगर हासिल नहीं होता, जो कि नहीं होगा, आवाम पे बोझ डालने के बावजूद, तो फिर तालीम का बजट भी आप कम कर रहे हैं, सेहत का भी बजट कर रहे हैं, तरक्याती अखराजात में भी कटौती कर रहे हैं, तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी, कोई मुझे समझा तो दे। तीसरी बात यह है कि अच्छा शाहिद साहब, एक मिनट, आपने बड़ा, जी जी जी, आप कंप्लीट कीजिए। जी जी आप जी, कर मुझे लें, लगा आपकी बात कंप्लीट होगी। जी अच्छा शाहिद साहब, चलें ठीक है, आपकी इजाज़त से ये सवाल अमीर आप भी ज़रा सुनिएगा, मैं आपसे भी पूछूंगी, और शायद से पहले आपसे कि कुछ जो माहिर ये तज्जिया दे रहे हैं कुछ लोग कि हुकूमत ने कुछ सख्त फैसले लेकर कह लें कि अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है, ख़ुद को मुश्किल में डाल ली है, जिससे जो इनके अहदाफ हैं उसको हासिल करने में पहले से ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि FBR की जानिब से टैक्स कलेक्शन गुज़श्ता कई सालों से बाकायदा एक मुअम्मा बनी हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि हुकूमती अहदाफ को और मजमूई तौर पर ये जो बजट तजावीज़ हैं? देखिए, एक अजीब तमाशा है, मैं आपको बता रहा हूँ। FBR भी एक खेल कर रहा है हमारे साथ, ये हुकूमत खेल कर रही है, मैं आपको वाज़े तौर पर बता रहा हूँ। इस वक्त हुआ ये है कि FBR ने एक इश्तहार शाये कराया है, और ये हमारे जो नई टीम आई है, इकनॉमिक टीम, रेवेन्यूज में खास तौर से उनका खेल है। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 74 लाख आदमी ऐसे हैं, 7.4 मिलियन, जो विदहेल्डिंग टैक्स देते हैं मगर रिटर्न फाइल नहीं करते। फिर वो कहते हैं 35 लाख आदमी ऐसे हैं जिनका NTN है, वो रिटर्न फाइल नहीं करते। अब हम उनको नोटिस भेजेंगे। अब आप 1.25 करोड़ लोगों को नोटिस भेजेंगे, और ये इसमें 2-3 साल निकल जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। एक तरफ तो ये 1.25 करोड़ का ड्रामा रचा दिया, कोई विदहोल्डिंग टैक्स आज से तो नहीं ले रहे, ये तो बड़े अरसे से ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो कानून बना था, बिल्कुल कानून मौजूद है, और वो बना था एमनेस्टी के साथ, और ये कहा था कि जो लोग इस एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उनके पास नाजायज़ असासे मुल्क के अंदर हैं, जिनकी तफसील हुकूमत के पास मौजूद है, यकीनन मौजूद है, तो उनको हम कानून के मुताबिक उनसे निपटेंगे। तो मैंने पूरी तफसील बना के दी थी कि 6 महीने में उन चोरों से जिनके पास नाजायज असासे हैं और वो फ़ायदा नहीं उठा रहे, 900 अरब रुपए की रिकवरी हो सकती है बगैर किसी कानून में तब्दील किए। लेकिन हुकूमत डिटरमिन्ड है कि उन पर हाथ नहीं डालना, 1.25 करोड़ को नोटिस डालना है ताकि 3 साल गुजर जाए। अब आप कहेंगे 900 अरब में क्यों कह रहा हूँ, 1 मिनट में समझा दूं मैं। देखिए, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीमों में जमा कराया हुआ है, हुकूमत के पास है, लेकिन उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया 10,000। तो आपके लिए क्या मुश्किल है कि 1 करोड़ मायने 10,000 से आप टैक्स ले लें सीधा सीधा, और उसको एनकैशमेंट से रोक दें, उसका मुनाफा रोक दें कि भाई आगे सेटल करो। तो इस तरीके से जो एसेट्स हैं, 900 अरब रुपए लेना कानून के मुताबिक, कोई कानून में तब्दीली की जरूरत नहीं, वो हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, 1.25 करोड़ लोगों को नोटिस देंगे, कितने सालों में नोटिस जाएंगे, क्या होगा, तो बेसिकली ये चाहते नहीं है। और मुझे अभी तक समझ नहीं आया जो आपने एक जुमला कहा कि माहिरीन ये कह रहे हैं मुश्किल फैसले। जरा मुझे कोई बता दो दे कि ताकतवर तबकों के लिए कोई एक मुश्किल फैसला बता दें, जो मुश्किल फैसला इन बेचारों जो है अवाम के लिए है, जो कौम बेवाओं के लिए है कि उनका रिटर्न की गिर गई, उनकी क़ुव्वत खरीद जो है वो गिर गई, चूँकि उनको रिटर्न कम मिल रही हैं। तो ये बजट खसारा आपका बढ़ रहा है, जारी हिसाबात का खसारा माइनस की तरफ जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, शरह सूद जो है बढ़ने वाली है, रुपए की कदर गिरने वाली है, तरक्याती अखराजात में आप कटौती कर रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ रहा है। तो आखिर हमें बताया तो जाए कि आपने इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए इस बजट में क्या रखा है, सिवाय एक जुमले के कि ये बजट मुल्क को खुद इंसानी की तरफ ले जाएगा। अरे भाई, जब आपकी टैक्स GDP नहीं बढ़ रही, जब आपकी सेविंग्स GDP नहीं बढ़ रही, इन्वेस्टमेंट GDP नहीं बढ़ रही, तो ये कैसे खुद इंसानी की तरफ ले जाएगा? ये कौन सा इनके पास जादू का चिराग है? ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है शाहिद साहब, ठीक है शाहिद साहब, अमीर अब्बास की तरफ मैं जाना चाहती हूँ आपकी इजाज़त से। अमीर अब्बास, आपने शायद हसन सदीकी साहब को भी सुना, अब आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जो बहुत से कुछ तज्जियाकारी कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो मुश्किल फ़ैसले लिए हैं, ख़ुद को मुश्किल में डाल दिया है, अपने अहदाफ हासिल करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आप कैसे देखते हैं? सही कह रहे हैं तज्जियाकार? मैं तो ज़ाहिर बात है कोई अथॉरिटी नहीं हो सकता शाहिद साहब को की तरदीद करने की या शाहिद साहब से इख्तलाफ करने की, लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए, टारगेट आप अगर बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे तो आप एक्सपैंड कैसे करेंगे अपनी इकॉनमी को? यानी आप बजट का वॉल्यूम जो है, आप कहते हैं जी हमने 3,000 अरब टैक्स इकट्ठा करना है, मिसाल के तौर पे हुकूमत ने जो हदफ रखा है 5,500 अरब से ज़्यादा का, अगर वो हदफ नहीं रखती, आप कहते हैं 3,000 अरब रखते हैं, मिसाल के तौर पर, ये रैशनल हदफ है, तो फिर आपकी इकॉनमी जो है वो कैसे, आप उसकी स्पेक्युलेटिव आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रो करेगी या उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है?
आपके बजट का वॉल्यूम जो है वो तो बहुत श्रिंक हो जाएगा फिर। तो हुकूमत, हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि हुकूमत FBR के अंदर इस्लाहात करे, हुकूमत टैक्स नेट में इजाफा करे। जो लोग टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में, जो टैक्स चोरी करते हैं, उनको टैक्स नेट में लेकर आए। लेकिन हदफ जो है उसको तो आपको बढ़ाना चाहिए आप, क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ 5 ऐसे सेक्टर हैं डॉक्टर साहिबा पाकिस्तान में जिसमें ये टायरों की स्मगलिंग का सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, आपके यहाँ टोबैको का सेक्टर है, इसके अलावा ये जो चाय की खुली, जो चाय की पत्ती जो हम खुली चाय मिलती है उसका सेक्टर है। 5 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें 300 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी हो रही है सिर्फ इन 5 सेक्टर्स में। इसके अलावा और दर्जनों ऐसे सेक्टर्स हैं। तो आप तो बड़े आसानी से 1000 अरब से जायद का टैक्स जो है, जो फॉर नथिंग आपके यहाँ इतने छेद और सुराख है उनमें से निकल जाता है, आप उस टैक्स को बचा सकते हैं। ये तो वो है जो टैक्स सेल्स टैक्स की मद में, स्मगलिंग की मद में, अंडर इनवाइसिंग की मद में, जाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मद में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। अच्छा, एग्रीकल्चर, अब डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद हैं, मैं तो इनको एक अरसे से 2 दहाइयों से सुन रहा हूँ और ये हमेशा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर टैक्सेशन जो है उसके ऊपर कोई हुकूमत जाने की जरूरत नहीं कर रही है, क्योंकि ये डरते हैं। और आपकी असम्बलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खुद ज़मींदार और जागीरदार और वडेरे बैठे, वो कभी भी एग्रीकल्चर टैक्सेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं आपके कराची में, लाहौर में, जिनके 10-10 करोड़ के घर हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उनकी एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि टैक्स दे, तो वो कहते हैं जी ज़मींदार तो बहुत नुकसान में है, वो कैसे टैक्स दे सकता है। तो बाबा, ये जो तुमने 10 करोड़ का घर बना रखा है लाहौर या कराची में, ये जो तुम्हारे घर में 2.5-3-4 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, ये जो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है 25-30 लाख रुपए रनिंग कॉस्ट है, अगर ये उसी एग्रीकल्चर लैंड की इनकम से पूरी हो सकती है, तो फिर स्टेट को उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स क्यों नहीं दिया जा सकता? तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर टैक्स के ऊपर काम करना चाहिए। और टैक्स जो महसूलात इकट्ठा करने का निज़ाम, उसको बेहतर करना चाहिए मेरा ख्याल है। मैं नहीं समझता कि आप टारगेट को श्रिंक करने की कोशिश करें। ठीक है जी, शायद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो हुकूमत खुद बजट के लिए तजावीज़ मांग चुकी थी, तो फिर इसको सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जैसा कि आपने FBR के हवाले से एक बड़ी फ़नी सी स्टेटमेंट दी। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत भी फिर क्या चाह रही है? हुकूमत खुद तजावीज़ मांग रही थी, फिर सुनने को तैयार नहीं थी। देखिए, मेरा तो जहन बिल्कुल वाज़ेह है, और जो अमीर अब्बास साहब ने बात की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। पहला काम जो करना है वो मैं आपको बता दूं क्या है। पहला काम ये करना है कि पाकिस्तान की कैबिनेट ने और हमारी पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है कि वफाक और सूबे एक मुकर्ररा आमदनी से जायद हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करेंगे। एग्रीकल्चर पे आपने इफेक्टिवली टैक्स आयद नहीं किया है, प्रॉपर्टी पर आपने इफेक्टिवली टैक्स आयद नहीं किया है। हमारा जो रिटेल और होलसेल सेक्टर है ट्रेड का, चूँकि मईशत दस्तावेजी नहीं है, तो उनका शेयर 18% है, वो 1% टैक्स दे रहे हैं। तो पहला कानून जो इमरान साहब ने कमिट किया था 10 नुकाती हिकमत अमली में, वही था। FBR तो बहुत बाद में आएगा। वो कानून ये था जो उन्होंने खुद कहा था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर मैं इंसाफ पर मबनी, अदल पर मबनी टैक्सों का निज़ाम नाफिज कर दूंगा। यानी वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा और काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा। अगर ये आप कानून पास करते हैं तो 3500 अरब की इजाफी आमदनी हो सकती है। ये मैं अमीर अब्बास साहब के उसका जवाब दे रहा हूँ कि ये हदफ तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने तो खुद कहा था कि मैं 8000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा, मुझे 2 साल पहले होना था। अब आप 5800 का जो हदफ रख रहे हैं, इससे कोई मकसद हासिल नहीं होगा, क्योंकि 57% आप प्रोविंसेस को दे देंगे, उसके बाद दिफा और सूद के लिए आपके पास पैसे बचेगा नहीं। तो मैं तो इस हदफ को जो हासिल होता है या नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं कह रहा हूँ इस हदफ से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। तो पहला काम आप ये करेंगे कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, जो तीनों बड़ी पार्टियों के मंशूर का लाजमी हिस्सा है। और उसके बाद जो है ना, FBR का मसला आता है कि आप उसकी इस्लाह करें। लेकिन जब आप इकनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, एमनेस्टी का जो दुनिया भर में उसूल होता है वो ये होता है कि एक बाल्टी में अगर गंदा पानी है तो नीचे से आप उसको फिल्टर करके निकाल रहे हैं, मगर ऊपर से उससे ज़्यादा स्पीड से गंदा पानी आ रहा है। तो ये हम 12-14 जो एमनेस्टी लाए हैं, उसमें यही ड्रामा हुआ है कि उससे ज़्यादा नया जनरेट हो जाता है। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि ताकतवर तबके खुल के कहते हैं
कि जो इन चीज़ों को छेड़ेगा हम उस हुकूमत को गिरा देंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन अगर उसका आप कहेंगे सबूत क्या है, तो सबूत यह है कि हमारी काबीना, हमारी वफाकी काबीना वो एक रेजोल्यूशन पास करके दिखा दे कि जो तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जी, तो वो चूंकि नहीं कर रहे, तो पहले आप कानून बनाएंगे, उसके बाद मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, फिर प्रॉपर्टी का मैं आज आपको बता दूं, अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी 22 करोड़ की है तो वो 2 करोड़ में डिक्लेयर हो रही है, हमने टॉलरेट किया हुआ है, आपने सूबों से निकाल के मरकज के पास ले लिया, तो आप तो खुद सपोर्ट कर रहे हैं। तामीर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जून तक था, अब आप बात कर रहे हैं उसको एक्सटेंड कर दें, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। मुश्किल फैसले मैंने कहा अभी करने हैं, इन्होंने तो नहीं किए। अमीर अब्बास शाहिद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।